आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे समर 2020 का जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स का। ठीक है, तो ये फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो हमने किया हुआ था लास्ट लेक्चर में, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, डिफाइन फोर्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और एक न्यूमेरिकल हमने जो है ये किया था कोपेलनर एंड कॉन्ग्रुएंट फोर्स बेस्ड। ठीक है, तो जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं वो अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो फोर्थ जो क्वेश्चन है यहाँ से हमको करना है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने जो है थर्ड क्वेश्चन तक किया था। फोर्थ क्वेश्चन में है व्हाट इज मीन्ड बाय फ्री बॉडी डायग्राम, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम फॉर बॉक्स प्लेस ऑन अ टेबल। ठीक है, तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला गया है और एक बॉक्स है जो कि टेबल पे रखा है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको 3 मार्क्स का पूछा गया था समर 2020 में। ठीक है, तो व्हाट इज मीन बाय फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो क्या होता है, ये तो डेफिनेशन इसमें आप तो ये पढ़ सकते हैं, लेकिन होता क्या है उसको आप समझिए कि कोई एक बॉडी है। ठीक है, और उस पे जितने भी फोर्सेस एक्सटर्नली जो भी है उस पे फोर्स जो लग रहा है। ठीक है, कोई बॉडी है उस पे एक्सटर्नल जितने भी फोर्सेस लग रहा है वो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाते हैं। ठीक है, बॉडी जो है उसको हम लोग अगर जैसे ये एक एग्जांपल से जैसे बोला है यहाँ पे हम उसको समझ सकते हैं एग्जांपल से। ठीक है, कि एक जैसे कि एक बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, उसका मास जो है वो m है और वो एक टेबल पे आपको रखा हुआ है। ठीक है, बॉक्स सीटिंग एट रेस्ट में है। तो इस बॉडी पे क्या क्या फोर्स लगा हो, तो क्योंकि ये बॉडी जो है रखा हुआ है तो आपको पता है कि ग्रेविटेशनल पुल जो भी ऑब्जेक्ट है अर्थ पे, वो क्या है, अर्थ क्या करता है सारे ऑब्जेक्ट पे जो है ग्रेविटेशनल पुल जो है वो अप्लाई करता है, उस पर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लगाता है, जो कि अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। जैसे हम लोग कोई भी बॉल वगैरह जो है ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है वो ऊपर ही मतलब ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर ही नहीं चला जाएगा, तो वापस क्या आता है ऊपर जाने का फिर वापस नीचे भी आता है। ठीक है, नीचे क्यों आता है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। ठीक है, इसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, तो मास इंटू उसका जो बॉडी ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मास, और इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज एम जी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है दैट इज एफ जी इक्वल टू एम जी। तो वो क्या होगा, हमेशा अर्थ जो है, अर्थ तो मान लीजिए ये टेबल अर्थ पे ही रखा हुआ है तो नीचे की तरफ ही होगा हमेशा जो फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स दैट विल बी टुवर्ड्स द अर्थ। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के जो है वो नीचे जो है आपको नीचे की तरफ ही होगा, तो डायरेक्शन जो होगा वो, तो यहाँ पे इस बॉडी पे जो क्या फोर्स लग रहा है, पहला है ग्रेविटेशनल पुल, फिर दूसरा फोर्स क्या लग रहा है, तो ये बॉक्स जो है हमने टेबल पे ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये टेबल पे आपने रखा है तो जो टेबल पे जो होगा, जैसे ये बॉडी है इसकी एक अपनी वेट होगी। ठीक है, दैट इज वेट कितना होता है वो भी एम इंटू जी होगा। इस बॉडी का वेट जो है मास अगर है तो मास इंटू जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एम जी इज द वेट। तो वो बॉडी क्या करेगी, उस बॉडी पे जो है ये जो बॉडी है उसका जो वेट होगा वो इस टेबल पे जो है आ रहा है। ठीक है, इस टेबल पे जो है वो अप्लाई हो रहा है, मान लीजिए किसी पॉइंट पे लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ये टेबल क्या करे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आपने पढ़ा है कि एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल मतलब जो और ये जो है क्या करेगा, जो भी वेट इस टेबल पे लग रहा है उतना ही फोर्स इक्वल बट अपोजिट, क्योंकि ये वेट क्या है नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये जो टेबल क्या करेगा उसके अपोजिट जो है उतना ही क्वांटिटी फोर्स जो है ऊपर की तरफ लगाएगा। ठीक है, तो ये जो एम है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जो है हमने जो है इसका जो मल्टीप्लाई किया फोर्स, वो टेबल पे उतना लग रहा है, तो उसी की वजह से यहाँ पे क्या होगा आपको रिएक्शन फोर्स बोलते हैं इसको। रिएक्शन फोर्स जो है वो टेबल जो है इस बॉक्स पे लगाएगा। तो अपने को क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम कहा गया है बॉक्स का बनाने के लिए जो कि टेबल पे रेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस पे क्या क्या फोर्स हो गया, 2 फोर्स अभी हमने बात किया, एक है ग्रेविटेशनल पुल और दूसरा है आपको जो है नॉर्मल रिएक्शन जो है ये टेबल जो लगा रहा है इस पे, मतलब जितना फोर्स ये बॉक्स टेबल पे लगाएगा उतना ही फोर्स जो है वो क्या कर रहा है यहाँ पे, टेबल जो है इस बॉक्स पे लगा रहा है। ठीक है, दोनों फोर्स अपने को दिखा देना है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए एक पॉइंट हमने लिया। ठीक है, किसी भी एक इसको, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है अगर कंसिडर कर रहे हैं तो हम उसको पार्टिकल ही एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट मान लीजिए ले लिया और इस पे हमने फोर्स दिखा दिया। एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटेशनल फोर्स है
उसके वजह से, और दूसरा है आपको नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर, आपने डेफिनेशन लिख लिया। फ्री बॉडी डायग्राम कंसिस्ट ऑफ अ डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिंगल बॉडी और अ सब सिस्टम ऑफ बॉडीज आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग शोइंग ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, सारे फोर्सेज जो है अपने को फ्री बॉडी डायग्राम में हम दिखाते हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन बोला था ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, तो वो हमने यहाँ पे भी समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। ठीक है, इस तरह का आपको न्यूमेरिकल जो है इजी तो होता ही है सॉल्व करना। इसको आपने अगर लैमीज थ्योरम पढ़ा है उससे भी आप इसको बहुत लोग सॉल्व करते हैं। और ऐसे जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, समेशन ऑफ फोर्सेज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वल टू जीरो और समेशन ऑफ फोर्सेज इन वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल टू जीरो। ये दो इक्वेशन स्टैटिक इक्विलिब्रियम का कंडीशन जो है तीन होता है, लेकिन यहाँ पे जो है दो ही हम यूज़ करके बना सकते हैं। और या फिर लैमीज थ्योरम जो है वो भी, उससे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपने लैमीज थ्योरम पढ़ा है तो उससे भी जो है कई फोर्सेज, अगर मान लीजिए कॉन्ग्रुएंट फोर्सेज, अगर तीन कॉन्ग्रुएंट फोर्सेज एक पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है, तो वो हम फोर्स जो होता है वो आपको मान लीजिए अगर एक बॉडी पे फोर्स है, ठीक है, तो दूसरे जो दो फोर्सेज हैं, ठीक है, तीन फोर्सेज है और एक फोर्स जो है उसके अपने एक फोर्स जो है, ठीक है, और जो होगा वो प्रोपोर्शनल, मतलब F1 अगर फोर्स है तो वो प्रोपोर्शनल होगा बाकी दोनों फोर्सेस के बीच के जो एंगल है उसके साइन के, है ना, साइन के एंगल के बराबर होगा। तो ऐसा है, मान लीजिए F1 फोर्स है और ये अगर ये F2 और F3 इस पे लग रहा है अगर मान लीजिए, और कॉन्ग्रुएंट है, तो ये F2 और F3 के बीच का जो एंगल होगा, है ना, उसका साइन वैल्यू, है ना, साइन ऑफ दैट एंगल बिटवीन दिस F2 एंड F3 विल बी प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट फोर्स। ठीक है, इस तरह से ही बाकी का भी निकाल सकते हैं। तो वो अभी लैमेज थ्योरम से भी आप कर सकते हैं, वैसे आप करोगे तो भी चलेगा। और ऐसे हम लोग जो सिंपल हमारा जो मेथड है, ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का दो कंडीशन है उसको भी यूज़ करके कर सकते हैं। तो हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम का कंडीशन यूज़ करके करेंगे। आप लोग लैमेज थ्योरम से अगर आपको आता है तो आप उससे करके एक बार चेक भी कर सकते हैं आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स पी। फोर्स पी जो है उसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, टू कीप द स्फेयर इन पोजीशन। ठीक है, इसको जो है इतना फोर्स लगाना है कि ये स्फेयर जो है वो क्या है आपको अपने इस पोजीशन में, गिवन पोजीशन में ही रहे। रेडियस ऑफ स्फेयर इज ऑफ स्फेयर 1 इज 5 सेंटीमीटर। ये जो पहला स्फेयर है 1, इसका नाम दिया है, इसको 5 सेंटीमीटर का है, और दूसरा स्फेयर जो है वो 10 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। ठीक है, वेट ऑफ स्फेयर 1 इज 100 न्यूटन। ये जो छोटा है उसका 100 न्यूटन दिया, और बाकी जो दो स्फेयर हैं उसके 200 न्यूटन दिए हुए। ठीक है, तो आपको ये निकालना है। तो अपने को क्या करना है, गिवन वैल्यू जो है वो पहले लिख लीजिए। रेडियस ऑफ स्फेयर 1 को ले लीजिए, आपने R1 लिया 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्फेयर 2 R2 दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, वेट ऑफ स्फेयर 1 इज W1 इक्वल टू 100 न्यूटन, वेट ऑफ स्फेयर 2 W2 इज 200 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब मैंने क्या किया, ये जो फिगर है उसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ये जो है आपको ये डिस्टेंस हमने क्या किया, ये दोनों स्फीयर का सेंटर को ज्वाइन कर लिया एक लाइन से। ठीक है, और यहाँ पे ये जो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा वाला जो स्फीयर है स्फीयर 2 दैट इज 10 सेंटीमीटर, तो 10 एंड 10 दिस इज 20, ये 20 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये अपने को ये सेंटर, छोटे वाले सेंटर जो स्फीयर 1 है और दूसरा जो है स्फीयर 2 है, उसका सेंटर को जो हमने कनेक्ट कर लिया। तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये है आपका 10 और ये है 5, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। तो हमने क्यों निकाला है ये, क्योंकि अपने को क्या है, ये थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, ये थीटा का वैल्यू जो है अपने को पता होना चाहिए, इसीलिए हमने जो है वो ये हमने जो है निकाला हुआ। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो है फ्री बॉडी डायग्राम हमने इस फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्फीयर 1 और फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्फीयर 2 ड्रॉ किया। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो वो निकालने के लिए, तो यहाँ पे आप अगर मान लीजिए कि आप इससे, ये जो पॉइंट है इसे एक परपेंडिकुलर अगर नीचे की तरफ लाएंगे, ठीक है, ये जो है परपेंडिकुलर ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस विल बी 10। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये लेंथ, ठीक है, 10 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस दैट इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो थीटा जो है कॉस इनवर्स बी इज 10 एंड 15, तो ये आप सॉल्व करेंगे, कॉस इनवर्स दिस 10/15 वो आएगा थीटा इक्वल टू आ जाएगा 48.11 डिग्री। ठीक है, तो अपने को थीटा क्यों चाहिए क्योंकि जो फोर्स लग रहा है, अगर मान लीजिए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 1 बनाएंगे,
ठीक है। तो क्योंकि ये बॉडी ये जो है यहाँ पे जहाँ भी कांटेक्ट होगा क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन आएगा। जहाँ भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन फोर्स जो है वो अधिकता है। ठीक है, तो इस बॉडी पे जो है एक रिएक्शन फोर्स यहाँ लग रहा है और एक रिएक्शन फोर्स इस पॉइंट पे लग रहा है। ठीक है, तो और एक कौन कौन से फोर्स इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो एक फोर्स लग रहा है इसके वेट की वजह से नीचे 100 न्यूटन नीचे की तरफ। ठीक है, और दूसरा जो है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वजह से ये नॉर्मल रिएक्शंस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको देखिए इस फिगर में आप देख सकते हैं कि 100 न्यूटन मैंने नीचे की तरफ दिखाया है, और दूसरा जो है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो हॉरिजॉन्टली से कितना एंगल बना रहा है, दिस इज थीटा। तो ये जो है हमारा एंगल जो है वो थीटा जो है हम बना सकते हैं अगर हॉरिजॉन्टली है। तो हॉरिजॉन्टल अगर इस जो फोर्स है, जो रिएक्शन फोर्स है, जिसको हमने क्या लिया है R12, दिस इज R12, ये R12 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज R12। ठीक है, दोनों जो है वो ये दोनों सेम होगा। अगर आपको अगर चेक करना है तो वो भी कर सकते हैं कि इसको आप R12 लीजिए और ये जो है इसको आप लोग R12 डैश ले लीजिए, तो भी आप जो है उसको आप देखेंगे कि जो R12 और R12 डैश जो है वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये 100 नीचे की तरफ है और ये जो है आपका कितना है, आपका R12 है, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा R12 cos 48.11, दैट इज थीटा इज इक्वल टू इतना 48.11 है, और ये जो है वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा R12 sin 48.11। सिमिलरली इसका भी ये जो है ये थीटा सेम ही है। ठीक है, ये क्योंकि ये 20 है ना, और ये 15 आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, और ये एंगल जो है थीटा ही होगा। ठीक है दोनों, तो इसका भी कंपोनेंट जो है वो R12 का कंपोनेंट R12 cos 48.11, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट R12 sin 48.11 है। ठीक है, तो इसको फ्री बॉडी डायग्राम हमने बना लिया। सिमिलरली फ्री बॉडी डायग्राम आप जो है अब इस ये जो है सबसे पहले अगर चलिए फ्री बॉडी डायग्राम आपने स्फीयर 1 का बना लिया है, तो आप क्या करोगे, जो भी फोर्सेज होगा एक्स डायरेक्शन में उसको इक्वेट कर लेंगे इक्वल टू जीरो, और जो भी आपको वर्टिकल फोर्सेज है, वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी फोर्सेज है उसको आप इक्वेट कर लीजिए जीरो के। ठीक है, तो ये कर लेंगे। मैं फ्री बॉडी डायग्राम पहले समझा दूं, फिर उसके बाद जो है दूसरा जो है फ्री बॉडी डायग्राम जो है आप स्फीयर 2 का ड्रॉ करेंगे ऐसे, क्योंकि ये जो है अगर आप देखिए इसकी बात मैं करता हूँ, ये वाला स्फीयर, तो इस पे जो है ये वाला सेम ही है दोनों। ठीक है, तो ये जो है पहले इसका अगर ड्रॉ करें, इसी की ज़रूरत से हो जाएगा पी निकालने का। ठीक है, तो ये जो है क्योंकि ऊपर की तरफ लगा है तो यही सेम फोर्स नीचे की तरफ भी लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको R21 जो अगर मान लीजिए जो रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन ऑन टू ड्यू टू वन जो होगा वो इक्वल टू होगा रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन ऑन वन ड्यू टू टू। ठीक है, जो कि टू की वजह से ये लग रहा था, सिमिलरली वो बराबर ही होगा। तो नीचे की तरफ इसका भी ओरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट आप कर लीजिए। ठीक है, और आप एंगल भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा ही होगा। यहाँ पे R12 cos को 48.11 हो जाएगा लेफ्ट नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव वाई डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और इसका जो रिएक्शन होगा क्योंकि यहाँ पे टच कर रहा है तो इसका नॉर्मल रिएक्शन जो है वो ऊपर की तरफ लगेगा। इसके वेट की वजह से 200 न्यूटन जो है नीचे की तरफ, और पी तो इस पे जो है एक्सटर्नल फोर्स लग ही रहा है, तो ये हमको पी ही कैलकुलेट करना है। तो इस सबसे पहले समेशन करेंगे इसका, आप इसका ये फोर्सेस देख लेंगे। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में जो भी आपको करना है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में कौन कौन फोर्स है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये आपको जो है वो इस तरफ नेगेटिव जो है वो डायरेक्शन में आपको दिख रहा है ना। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। तो अगर आपने इसको इसको आपने R12 लिया होता और इसको R12 डैश लिया होता, तो आप देखना इसको और ये R12 cos 48.11 माइनस R12 cos 48.11 इक्वल टू क्या करते आप, जीरो कर देते। यही करते ना समेशन ऑफ एफ एक्स में, यहाँ पे अगर ये लेते तो इसी वाले इक्वेशन से आपको समझ में आ गया ना कि R12 इक्वल टू क्या है, R12 डैश, जो कि अगर आपने इसको R12 डैश लिया होता तो ये ही आता है। इसलिए मैंने क्या किया फिगर में यहाँ पे R12 ही लिख दिया है। आप ऐसे भी लिख के इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ अपने को क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि R12 की वैल्यू अपने को चाहिए, तो R12 की वैल्यू कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे अपवर्ड में जो है अगर हम समेशन ऑफ फोर्सेज इन वर्टिकल डायरेक्शन करते हैं, वो अपवर्ड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव, तो ये हमारा ये है, ये R12 साइन 48.11 प्लस R12 साइन 48.11 माइनस 100 आता इक्वल टू जीरो करते, तो इससे हमको क्या होता है, इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा R12। ठीक है, इससे जो है आपको R12 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड 2 इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप इसको R12 डैश लेते तो इससे क्या होता है, प्रूफ हो जाता है R12 और R12 डैश जो है मतलब
ये R1 ये जो रिएक्शन है नॉर्मल रिएक्शन, और ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, इक्वल है इसके लिए, ठीक है। तो अब अगर वो होते तो क्या होता है, यहाँ पे टर्म जो है वो अलग अलग टर्म्स हो जाते हैं इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे भी R12 डैश आता है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। तो R12 जो है आ जाएगा 67.165 न्यूटन, ठीक है। अब फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्फीयर 2 ड्रॉ करना है हमको। क्या करना, फोर्सेस जो है वो एक्स डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है, पी निकालना है। तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव में पी है और एक जो है ये है, ठीक है। तो पी इक्वल टू पी माइनस R12 कॉस 48.11 इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। तो इससे आप करेंगे पी माइनस ये R12 इतना कॉस 48.112 इक्वल टू, रिजॉल्व कर रहे हैं हम लोग एक्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे पी इक्वल टू इतना आ जाएगा, R12 ऑलरेडी हमारे पास जो हमने कैलकुलेट किया 67.165 ये वैल्यू है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, ठीक है। R12 के वैल्यू को तो सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर आएगा, ठीक है। आप कैलकुलेटर से आप अगर मेथड यही है, ठीक है। कैलकुलेटर से आप अगर ऐसा है तो वैल्यू भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है समर 2020 का 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिफिशिएंट ट्रस्ट ट्रस्ट एंड रिडंडेंट ट्रस्ट, ठीक है। डिफिशिएंट ट्रस्ट क्या है और रिडंडेंट ट्रस्ट क्या है, ठीक है। तो डिफिशिएंट ट्रस्ट का डिफिशिएंट मतलब क्या हो, जिसमें कम है ना। तो अगर डिफिशिएंट उसको बोलते हैं अगर नंबर ऑफ मेंबर्स जो है, ठीक है। तो वो किसी स्ट्रक्चर के बारे में, ट्रस्ट तो अगर आप जानते हैं तो आप समझ सकते हैं कि डेफिशिएंट ट्रस्ट क्या होता है। नंबर ऑफ मेंबर जो है अगर आपको कम है परफेक्ट ट्रस्ट में जितना रिक्वायर्ड है उससे, तो हम उसको बोलेंगे कि वो डेफिशिएंट ट्रस्ट है। और जब उस पर लोड करेंगे तो वो अपने जो शेप है उसको जो है रिटेन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ मेंबर जो है वो n है, ठीक है, ट्रस्ट में, और वो अगर लेस देन 2j-3 है, ये कंडीशन है। अगर इक्वल टू अगर 2j-3 होगा तो हम बोलेंगे कि ठीक है आपको जो है वो परफेक्ट ट्रस्ट है, ठीक है। तो 2j-3 से अगर कम है तो जे इज द नंबर ऑफ ज्वाइंट्स, ठीक है। 2j-3 से अगर कम है तो नंबर ऑफ मेंबर, तो हम उसको डेफिशिएंट ट्रस्ट बोलते हैं। तो इतना आप अगर लिखेंगे तो आपको जो है मार्क्स दे दिया जाएगा, ठीक है। In a redundant trust, the number of members in it are more than the required in perfect। अगर मान ली redundant मतलब होता है कि एक्स्ट्रा है ना, redundant मतलब उसका कोई काम नहीं है लेकिन आपको वो मेंबर दिया, उस मेंबर को आप निकाल भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो उसको अगर एक्स्ट्रा अगर कोई मेंबर है, मतलब नंबर ऑफ मेंबर जो है वो परफेक्ट ट्रस्ट से अगर ज़्यादा है, 2j-3 से ज़्यादा है, तो हम बोलते हैं उस ट्रस्ट को रिडंडेंट ट्रस्ट, ठीक है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है विंटर 2019 में जो पूछा गया है मॉड्यूल 1 से, ठीक है, वो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है।